आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि नीतीश कुमार की वो कौन-कौन सी गलतियां हैं जिसके कारण नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनते हुए दिख रहे हैं और जदयू और भाजपा की सत्ता जाते हुए दिख रही है, सरकार नहीं बनते हुए दिख रही है। तो सबसे पहले नंबर पे हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब से इधर से उधर होने लगे, कभी राजद के साथ तो कभी भाजपा के साथ, फिर कभी राजद के साथ तो फिर भाजपा के साथ, इससे क्या हुआ कि जो नीतीश कुमार और भाजपा का जो कोर वोट बैंक था वो नाराज हो गया कि ये कभी यहाँ कभी वहां चले जाते हैं और इस कारण से उनका वो वोट बैंक नाराज चलने लगा। वोट तो उनको देने लगा लेकिन वो एक मौके की तलाश में था ही था कि कोई एक मौका मिले कि हम अपना शक्ति प्रदर्शन कर दें। नंबर दो, इसी कारण नीतीश कुमार के इधर से उधर होने के कारण भी बिहार में भ्रष्टाचार का बड़ा बोलबाला हो गया। आपको बता दें कि जो नीतीश कुमार अभी दिख रहे हैं कमजोर, उनकी कमजोरी की शुरुआत 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही देखी जाने लगी थी, जब नीतीश कुमार राजद की शरण में जाकर के बैठ गए थे। जब राजद का जो भ्रष्टाचार का चादर ओढ़ के जो राजद के कई नेता बैठे हुए हैं, उनके साथ हाँ में हाँ मिलाते मिलाते नीतीश कुमार गलत को भी सही कहने लगे और सही को भी गलत कहने लगे। इस कारण से नीतीश कुमार को लेकर के और उनकी जो छवि है वो थोड़ी धूमिल होने लगी और उसकी शुरुआत वहीं से हो गई। फिर बीच में नीतीश कुमार भाजपा के पास आ गए। आरोप लग गया कि भाजपा नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है और ये आरोप कौन लगाया, नीतीश कुमार के कान तक कौन पहुंचाया इन बातों को, ये आज भी एक तरह से संशय की स्थिति में है, संशय ही बना हुआ है, स्पष्ट नहीं हो सका। फिर नीतीश कुमार चले गए लालू यादव की शरण में। फिर वहां गए, फिर वही पुरानी सी बातें, लूट खसोट मच गया, ये मंत्रालय हमें तो वो मंत्रालय हमें, तो मंत्री और सचिव के बीच में अनबन चलने लगी। तो कहीं पे सचिव की बात मंत्री नहीं मान रहे हैं तो मंत्री की बात सचिव नहीं मान रहे हैं और इस तरह से लीपापोती शुरू होती है। मंत्री कुछ कह रहे थे, सचिव मुख्यमंत्री से ज्यादा करीबी थे तो वो कुछ कर दे रहे थे काम। और वहां से फिर भ्रष्टाचार का बोलबाला शुरू होता है, कमीशन खोरी का धंधा शुरू हो जाता है, ऊपर से नीचे तक कमीशन का पैसा बंटने लगता है। एक एक ब्लॉक में एक एक दाखिल खारिज के लिए 5-5 हजार रुपए लिए जा रहे हैं, 3-3 हजार रुपए लिए जा रहे हैं, बांध दिया गया है। छोटे छोटे मामलों के लिए DCLR तक लोगों को भेजा जा रहा है, वहां पर बुकिंग होती है 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार में। और ये आरोप प्रशांत किशोर ने लगा दिया है नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर। और ये पूरे समाज में ये चर्चाएं चल रही है कि राशन कार्ड कैसे बनता है, वृद्धा पेंशन में नाम कैसे जुड़ता है, किस तरह से लोगों को परेशान किया जाता, किस तरह से राशन कार्ड बनाने वाले दलाल हजार हजार रुपए लोगों से ठग रहे हैं, गरीबों को लूटा जा रहा है। और ये सारी चीजें भ्रष्टाचार का एक अंग बन गया। थाने से लेकर पुलिस से लेकर पूरे चारों तरफ के माहौल में लूट खसोट और अफरा-तफरी का माहौल बन गया है। और तेजस्वी यादव भी इस चीज को बता रहे हैं। तेजस्वी ने भी आरोप लगाया है कि नीतीश सरकार में सुनवाई नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती है और वे सुनवाई वाली, कार्रवाई वाली, दवाई वाली सरकार चाहते हैं। तो नीतीश कुमार की सरकार पे इन दो कारणों के कारण ही कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। तीसरी चीज, जो नीतीश कुमार खुद से संज्ञान लेते थे, अब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा और वे उतना एक्टिव दिखे भी नहीं, कभी कुछ बोल देते। एक बार विधानसभा में महिलाओं को लेकर के उन्होंने इस तरह के एक अनाप शनाप बयान दे दिया था जिसके लिए उनको माफी भी मांगनी पड़ी थी और चारों तरफ किरकिरी हुई और आज भी सोशल मीडिया में वो सब वीडियो ट्रेंड कर रहा है, जो नीतीश कुमार के इमेज को खास करके कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा आपको बात करें तो इस बार के बिहार चुनाव में नीतीश कुमार का हाथ जितना था, हैंड जिसे कहा जाता है, बायां हाथ दायां हाथ, वो सब के सब कमजोर दिख रहे हैं। जो जदयू से सांसद है ललन बाबू, उनके ऊपर आरोप लग जाते हैं कि यही कहते थे इधर से उधर होने के लिए, क्योंकि जब नीतीश कुमार एक बार भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि यहीं पे वो आदमी बैठे हैं जो हमें कहते थे कि इधर हो जाइए उधर हो जाइए। और सारे लोगों की शक और नजर उन्हीं के तरफ से मिले, कैमरा वालों ने कैमरा घुमा दिया था ललन बाबू के ऊपर। खैर सही इसमें क्या है, गलत क्या है, ये तो कोई नहीं जानता। इसकी आधिकारिक पुष्टि न तो जदयू ने की है और न किसी ने किया है, तो हम ऐसा खुल के तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि इन सब चीजों से पार्टी में भी दो फाड़ हो जाता है। अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के करीबी कहे जाते थे, वो अब कैमरे पे आके कह रहे हैं कि हम दलित हैं, दलित का बेटा है, हम झंडा उठा के यहाँ तक पहुंचे हैं, मेहनत किए हैं। और उनको अशोक चौधरी पे आरोप लग जाता है, अशोक चौधरी जी ये जवाब दीजिए जवाब दीजिए, और वो निर्णायक जवाब अब तक नहीं दे पाते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार जनता दरबार लगाना भी छोड़ चुके हैं।
जनता दरबार में कई बार जब अधिकारी दौड़ाते थे, घूस मांगते थे, ज्यादा कार्रवाई नहीं करते थे, तो लोग सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचते थे। लेकिन अब नीतीश कुमार दरबार लगाने लगाने लायक बचे ही नहीं है। और उनके जो कई दो चार करीबी मंत्री संतरी वगैरह है, वो भी हैंड बन करके, ये नहीं कि हम दो चार मंत्रालय को संभाल ले, उस पर कोई शिकायत आ रही तो उसको दूर करें। क्योंकि जनमानस के नेता आप तभी बनेंगे जब जनता की बातों को आप सुनेंगे। पटना में बैठ करके बड़ी योजना बना देने से, बड़ी घोषणा कर देने से आप नेता नहीं बन जाते हैं। नीतीश कुमार को लोगों ने इसलिए लाया था कि लालू राज में सुनवाई नहीं होती थी, कार्रवाई नहीं होती थी, कुछ ही लोगों का बोलबाला था, सारे विभाग कुछ ही लोगों के, कुछ ही जातियों के पास थी। इस कारण नीतीश कुमार को लाया गया। और नीतीश कुमार ने शुरू शुरू में सभी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया, सबको लेके चला, अति पिछड़ी जातियों का खासा समर्थन मिला नीतीश कुमार को। लेकिन वो सारी चीजें नीतीश कुमार ने हंसी मजाक में गंवा दिया है। और आने वाले समय में इधर आकर के उनसे कई सारी जातियां, कई सारा समूह नीतीश से अलग होता चला गया, दूर होता चला गया। भाजपा से भी वो इतना बार अलग हुए, जमा हुए, अलग हुए, जमा हुए, कि भाजपा को भी अंदर ही अंदर शक होता है कि ऐसा न हो इस चुनाव में भी नीतीश कुमार को यदि कम सीटें मिले तो वो राजद के पास जाकर के अपना पूरा खेल अपना शुरू कर दें। राजद वालों को भी लगता है कि कहीं भाजपा के साथ सरकार नहीं बनी तो नीतीश कुमार राजद के साथ तो आएंगे ही। और इस कारण से राजद वाले भी थोड़ा आधे आध मन से ही सही नीतीश कुमार पे आरोप लगाते हैं, आधे मन से ही, पूरे मन से वो नहीं लगा पाते हैं। तो इससे बिहार की जो जनता है, नीतीश कुमार और भाजपा के जो वोटर है, वो भी नाराज चल रहे हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण की नीतीश कुमार की जो सरकार है वो थोड़ी थोड़ी दाग धब्बे वाली सरकार बनती जा रही है। तीसरी चीज, प्रशांत किशोर ने तीसरा मोर्चा खोल दिया है और एक नई नई बातें की जा रही है, अच्छी अच्छी बातें की जा रही है, लोगों से रूबरू हो रहे हैं सब, और सब एक दूसरे पे आरोप और इल्जाम लगा रहे हैं। और ऐसे में एक विकास का जो मॉडल है वो भी रख दिया गया है कि चलो अति पिछड़ी पिछड़ी जातियों से ऊपर उठ करके, दलित सवर्ण मुसलमान से ऊपर उठ करके बिहार के विकास के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए भी कभी वोट दे दिया जाए, एक बार दो बार। और इस चीज को लेकर के आप देखें तो बिहार की जनता अब जागती हुई भी दिख रही है। और इसका सबसे बड़ा फायदा आपको दिखेगा आने वाले चुनाव में कि अब 23-24% लोग चाहने लगे हैं कि प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री बने। हर तबके से, हर धर्म से, हर जाति से लोग आवाज उठा रहे हैं, आगे आ रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने जो विकास का मॉडल लाया है, जो बेरोजगारी दूर करने का मॉडल लाया है, और जो निवेश का मॉडल, उद्योग का मॉडल लाया, उससे बिहार के लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं। इस कारण से सबसे ज्यादा नीतीश कुमार और भाजपा से के जो वोट बैंक है वो टूटकर वंशुराज की तरफ जुड़ते हुए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको एक दो और चीजें बता दें कि नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना राजद के दबाव में आकर के घोषणा कर दी। इससे हुआ कुछ नहीं। आगे चल के भाजपा ने भी इस चीज को स्वीकारा, कांग्रेस ने भी इस चीज को स्वीकारा, मामला भी एकदम राफ साफ हो गया कि हाँ ये चीज होके रहेगा। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार ने उस समय किया जब राजद इसके लिए केवल शोर मचा रही थी, इस कारण से भाजपा के खास करके सवर्ण वोट बैंक ने जातीय जनगणना के नाम से नीतीश कुमार को निशाने पर ले लिया। और सब के सब मौके की तलाश कर रहे थे कि मौका मिले कि इनको सबक सिखा दिया जाए। इसके अलावा एक आरक्षण का मुद्दा छेड़ा गया। नीतीश कुमार भी जानते थे, तेजस्वी यादव भी जानते थे, भाजपा वाले भी जानते हैं कि जो आरक्षण की सीमा है बिहार में वो मैक्सिमम है। उससे ऊपर जैसे ही जाएंगे कोर्ट का डंडा चलेगा और उसको एक सेकेंड में कैंसिल कर देगी। फिर भी खूब टिढोरा पीटा गया, अति पिछड़ी को 2%, तो इसको 1%, तो इसको आधा परसेंट, तो 1.5%, 1.5% सबको बढ़ा दिया गया। और कहा गया 10% बढ़ा देते हैं हम, 15% बढ़ाते हैं, 5 इसमें कैटेगरी है, किसी को 2, किसी को 1.5%। हुआ कुछ नहीं, कोर्ट ने डंडा चलाया, सारा खत्म कर दिया खेल। स्थिति ज्यों की त्यों। इसी चक्कर में नीतीश कुमार के खिलाफ एक और बड़ा भित और तबका तैयार हो गया। तो इस तरह से छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो काफी भारी पड़ गई। शिक्षा विभाग में के पाठक की एंट्री होती है, शिक्षकों पर ऐसा डंडा और बुलडोजर चल जाता है तो वो नाराज चल रहे हैं। शिक्षक 100 में से 95 शिक्षक वोट देते हुए नहीं दिखेंगे आने वाले समय में। नीतीश कुमार की सरकार को आप देखिएगा, जब बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू होगी तो वहां पे आप देखिएगा राजद कांग्रेस वाले आगे चल रहे हैं या प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, जदयू भाजपा वहां पिछड़ते हुए नजर आ जाएगी आपको। भाजपा के नेता एक बार जब नीतीश और राजद वाले सत्ता में होते हैं, प्रदर्शन करते हैं, खूब पीटे जाते हैं। विजय सिन्हा तक पे लाठी चल गई थी और विजय सिन्हा जैसे लोग भी बोल रहे थे कि बड़ी पिटाई हुई है, हमारे कार्यकर्ताओं की, एक आदमी की हत्या हो गई है,
ये हुआ वो हुआ, खूब चिल्ला रहे थे पटना की सड़कों पे। फिर सरकार आई तो एकदम नीतीश जी नीतीश बाबू करने लगे। और हुआ क्या, फिर जनता तो भाई जनता मूड बना लगी तो वो तो नहीं चेंज हो। विजय सिन्हा जी को तो उप मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन कार्यकर्ता को क्या बनना था, वो बेचारे तो जहाँ के तहाँ रह गए। तो इस तरह से एक अंदरूनी खेल भी चल रहा है बिहार की राजनीति में इस बार। और ये भी नीतीश सरकार के लिए काफी एक धोखेबाजी वाली चीज होने जा रही है, और जिस चीज का अंदाजा किसी को कोई लगा नहीं पा रहा है। इसके अलावा इस बार, पहले तो दो खेमा होता था, या तो आप लालू यादव को वोट दीजिए, नहीं तो नीतीश कुमार को वोट दीजिए। इस बार तीसरा मोर्चा खुल गया है, जो उधर से भी नाराज है इधर आ जाइए, इधर से भी नाराज है इधर आ जाइए। और जो तीसरा मोर्चा है वो भी ये नहीं बोल रहा है कि नीतीश गंदे हैं या लालू गंदे हैं, या लालू चोर है या नीतीश चोर है। तो बोल रहे हैं दोनों में अच्छाई है दोनों में बुराई है, कि भाई हमारा जो विचार है उसके साथ जिसको आना है आ जाओ। तो ऐसे में जो आपसे बहुत नाराज होंगे वो उधर जाएंगे, उधर से जो बहुत नाराज होंगे वो भी इधर आ जाएंगे। तो ये खेल भी चलते रहता है राजनीति में। और हर जगह हर तरह के विचार आते हैं राजनीति में, नए नए विचारों का स्वागत भी होता है राजनीति में। तो ये चीजें चल रही खेल। इसके अलावा लूट अपराध भ्रष्टाचार नीतीश सरकार में बहुत ज्यादा है, और लालू यादव का सरकार भी उसी तरह बदनाम हो गया था। उससे कहीं ज्यादा भ्रष्टाचार नीतीश कुमार की सरकार में वर्तमान में चल रही है। और ये कई सारे राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, जो बिहार को जानते हैं समझते हैं, बिहार में बिना पैसा का सरकारी ऑफिसों में कोई काम नहीं होता है। अगर आप आम आदमी बन के जाते हैं तो आपको दलालों के चंगुल में फंसना निश्चित है, प्रखंड कार्यालय हो या जिला मुख्यालय हो। और इन सब चीजों पे सरकार ध्यान नहीं देती है। एक व्यक्ति जानता है, एक वार्ड मेंबर जानता है, एक मुखिया जानता है ये चीजें, तो मुख्यमंत्री नहीं जानते होंगे, मंत्री नहीं जानते होंगे ये चीजें, ये कहना एक तरह से बेवकूफी है। क्योंकि वो भी तो आखिर इसी समाज से आते हैं, सारी जानकारी तो है उनको भी। इसका मतलब है कि कमीशन का कहीं ना कहीं धंधा चल रहा है। सड़कें बनती है टूट जाती है, पुल बनते बनते टूट जाता है, कोई संज्ञान नहीं लिया जाता, कोई जांच नहीं, कोई इंजीनियर की नौकरी नहीं खाई जाती है, किसी को 10 साल 20 साल के लिए सस्पेंड नहीं किया जाता है, किसी को भी नौकरी से निकाला नहीं जा रहा है। तो मतलब साफ है कि लाल फीताशाही है। हम गलत भी करेंगे, झूठ मूठ काम को दिखावे के लिए हम पे कार्रवाई होगी, फिर हम उसी पद पे उसी नौकरी में चले जाएंगे। जो बड़े लोग हैं खूब कमाएंगे खाएंगे लूटेंगे खसोटेंगे, और जो छोटे लोग हैं वो अपना बेचारा मुंह देखते रह जाएंगे और आसमान में कौवा और चील की तरह मंडराते रह जाएंगे चुपचाप। तो इस तरह का ये खेल चल रहा है, और ये सब चीजें भी नीतीश कुमार को काफी कमजोर कर दी है बिहार में। और इसी कड़ी में जो चुनाव आ गया है, इस चुनाव में आप देख रहे होंगे कि प्रदर्शन खराब हो रहे हैं। इससे पहले एक बार तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव हुआ था, वहां से वंशीधर ब्रजवासी जो शिक्षक थे पेशे से, वो निर्दलीय होकर के जीत जाते हैं चुनाव, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे चौथे नंबर पे चली जाती है। सबसे पहले तो जो निर्दलीय थे वो थे, दूसरे नंबर पे राजद थी, तीसरे नंबर पे जनसुराज वाले थे, और चौथे नंबर पे नीतीश कुमार और भाजपा की पार्टी थी। तो ये सब चीजें संकेत करता है। इसके अलावा शंकर सिंह चुनाव लड़े थे जब पूर्णिया साइड से, तो वहां से वो निर्दलीय होकर तो जीत गए, राजद वाले दूसरे नंबर पे, जनसुराज तीसरे नंबर पर। इसके अलावा जो निर्दलीय था वो सबसे आगे निकल गया। तो ये सब इशारा कर रहा था उस चुनाव में, कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, सब लोग सतर्क हो जाए। नीतीश कुमार ने लास्ट में आकर के काफी घोषणाएं की हैं लोगों को लुभाने के लिए, गरीबों को लुभाने के लिए, लेकिन जब माहौल बन जाता है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि समय है, बिना चुनाव के हम कुछ भी परिणाम की उम्मीद या कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। चुनाव और नजदीक आने दीजिए, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर और चीजें जो है अभी वो साफ होती हुई दिखेंगी। और अभी मौका है, सभी और अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगी राजनीतिक पार्टियां। तो ये सब कुछ चीजें थी जो नीतीश कुमार की कमजोरी है, जिसके बारे में हमने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।